सुप्रभातम। मैं डॉक्टर अंजू रानी, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज नोएडा, गौतम बुद्ध से आज कक्षा 11 में निर्धारित संस्कृत छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में तत्पुरुष समास को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम पढ़ेंगे समास किसे कहते हैं, पहले समास, फिर समास के भेद, फिर उसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है तत्पुरुष समास के भेद और उनका विग्रह करना सीखेंगे। प्रारंभ करते हैं। समास कहते किसे हैं? सबसे पहले सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु। उपसर्ग आपको पता है 24 उपसर्ग होते हैं हमारे, से समास शब्द बनता है। और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग सभी, सम उपसर्ग प्लस अस धातु तो हो गया आपका समासः। ऐसे समास शब्द क्या हुआ हमारा, उत्पन्न हुआ। इसी के साथ अनेक पदों को मिलाकर एक पद बना देना ही समास है। समसनम समासः। अनेक पदों को मिलाकर एक पद का रूप दे देना, पदों का समस्त हो जाना कहलाता है। पदों के मिलने की यह प्रक्रिया समसनन या समास कहलाती है। समास स्पष्ट हो गया आपको कि सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु समासः कि समस्त पदों का एक हो जाना समास कहलाता है संक्षिप्त में। इसी के साथ वृत्ति के अर्थ की प्रतीति कराने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है। विग्रह दो प्रकार का होता है, एक लौकिक विग्रह होता है और दूसरा अलौकिक। इसी के साथ पहले हमने बताया समास, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु समासः, उसके बाद वृत्ति में आता है आपका विग्रह। विग्रह के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। समास के 4 प्रमुख भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 प्रमुख भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। मुख्य रूप से ये हैं। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 समास और हैं। कौन कौन से हैं वो? कर्मधारय और द्विगु समास। स्पष्ट हो गया समास के 4 भेद। उसके तत्पुरुष के अंतर्गत हमारे 2 भेद आते हैं। यहाँ से पुनः बता देती हूँ मैं आपको, समास के मुख्य 4 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष के अंतर्गत 2 समास और हैं। कौन कौन से हैं वो? कर्मधारय और द्विगु। अब आपके पाठ्यक्रम में जो आज हमें पढ़ना है, पठन करना है जिसका, वो है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष शब्द के 2 अर्थ हैं। कैसे हैं? तस्य पुरुषः तत्पुरुषः। ठीक है, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः। आपने कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर आपने पूर्व पढ़ा है कारकों में। तो उसी से यहाँ पर जो हमारा तत्पुरुष समास है वो द्वितीया से लेकर सप्तमी तक निर्धारित है। तो जहाँ पर द्वितीया है को का निर्धारण होता है, तृतीया में करण होता है के द्वारा से, चतुर्थी में के लिए होता है, पंचमी में पृथकीकरण अलग होना से, और संबंध काकी के और अधिकरण में पर निर्धारित है आपके कारकों में। तो यहाँ पर तस्य पुरुषः, ये आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तत्पुरुषः। अब तत्पुरुषः इस तस्य षष्ठी विभक्ति जब सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो, तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तस्य पुरुषः, तत्पुरुषः, उसका पुरुष अर्थात तत्पुरुष। स्पष्ट हुआ? तस्य पुरुषः षष्ठी विभक्ति का एक वचन और पुरुषः उसका पुरुष। उदाहरण में अब आपका है राजपुरुषः। राजपुरुष को भी हम तोड़ेंगे। राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः। इसके रूप चलेंगे राजन के, तो वो षष्ठी विभक्ति एक वचन में होता है, राज्ञः पुरुषः, राज पुरुषः। ये आपका उदाहरण है। तत्पुरुष समास के 2 भेद मैंने बताए, 2 अर्थ बताए हैं। तत्पुरुष, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः। उदाहरण में राजपुरुषः, इसको मैंने तोड़ के बताया है। ये उदाहरण है व्यधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण का उदाहरण है।
सह पुरुषः, व्यधिकरण किसे कहेंगे अभी बता देते हैं। सह पुरुषः, वह पुरुष, ये भी प्रथमा है देखिए आप, और ये भी प्रथमा है, तो इसलिए जहां पर एक समान विभक्ति होती है वहां पर क्या होता है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। उपरोक्त अर्थों के अनुसार ही तत्पुरुष समास के दो मुख्य भेद हैं, कि जैसे ये आपको देखा कि हमने तत्पुरुष जो हमारा मूल शब्द है इसी को ही हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, सह पुरुषः अपि तत्पुरुषः। स्पष्ट, ये देख लीजिए आप, तस्य पुरुषः, ये हमने षष्ठी लगाई यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्रथमा ही रहेगा, तो तस्य पुरुषः उसका पुरुष, तो तत्पुरुषः हो गया ये, और सह पुरुषः अपि तत्पुरुषः, दो प्रकार से हमने इसको तोड़ा, विग्रह किया इसका। तो मुख्य दो भेद हैं। व्यधिकरण में समास का प्रथम शब्द किसी दूसरी विभक्ति में होता है। व्यधिकरण में क्या होता है, ये है व्यधिकरण का उदाहरण कि तस्य पुरुषः अलग विभक्ति है इसमें, और इसमें अलग विभक्ति है। समानाधिकरण मतलब दोनों में एक ही विभक्ति होगी। इसमें व्यधिकरण में क्या बताया है, प्रथम पद दूसरी विभक्ति में होगा और द्वितीय पद दूसरी विभक्ति में होता है। समानाधिकरण में क्या होता है, दोनों शब्दों में एक ही विभक्ति होती है। जैसे ये देख लीजिए आप, कृष्ण सर्पः, चाहे इसे देख लीजिए, दूसरा उदाहरण भी हम दे सकते हैं। कृष्ण सर्पः, अब हम इसका विग्रह करेंगे तो कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः, ये क्या है हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। क्यों है, क्योंकि इसमें समान विभक्ति, समानाधिकरण समान विभक्ति से युक्त होगा, और व्यधिकरण में होगा प्रथम पहले पद में दूसरी विभक्ति होगी और दूसरे पद में दूसरी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास के अर्थों के अनुसार उसके दो मुख्य भेद हो जाते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। अब जो है तत्पुरुष समास कहाँ होता है, तत्पुरुष समास का सूत्र है, आप सूत्र पे देखिए, तत्पुरुष उत्तर पदार्थ प्रधान, जहां उत्तर पदार्थ जो है बाद वाला जो पद है वो प्रधान होता है, उसके अनुसार क्या होता है कि हमें ये पता चलता है इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास में, इसमें तृतीया है, इसमें चतुर्थी है, इसमें पंचमी है और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। जब समस्त पद में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो तथा पूर्व पद में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक का लोप हो जाता है, जो हमारा पहला पद है, प्रथम पद है, उसमें द्वितीया से लेकर सप्तमी तक का लोप हो जाता है, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। विभक्ति के आधार पर इसे 6 भागों में बांटते हैं। आपको पहले भी बताया था, विभक्ति के आधार पर हम क्या करते हैं, इसको 6 भागों में बांटते हैं। द्वितीया से लेकर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। द्वितीय, अब हम लेते हैं कि इनके जो 6 भागों में विभक्त है, ये 6 भागों में बांटते हैं। तो द्वितीय तत्पुरुष समास, जब सामासिक पद के पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का लोप होता है, मतलब द्वितीय विभक्ति लोप का मतलब होता है दिखाई नहीं देती है, तो वहां द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। अब द्वितीय तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ होगा, सूत्र है ये आपका, द्वितीय श्रिता तित पतित गता गत प्राप्ता पन्नहि, किन शब्दों के साथ होगा, जहां श्रित होगा, जहां श्रित, अतित, पतित, गत, गत, आत्यः, आत्यस्त, प्राप्तः, आपन्नः, जब ये शब्द प्रयोग होंगे, इनके बाद जिन शब्दों के बाद ये शब्द लगे होंगे वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। अब ये इसका कैसे, एक तो समस्त पद होगा हमारा, फिर समास विग्रह करते हैं हम और अर्थ बताते हैं। इसे यहां पर स्पष्ट कर देते हैं। समस्त पद है हमारा, समस्त पद, विग्रह और अर्थ। अब द्वितीय के उदाहरण हैं
सुख प्राप्त। तो अब ये है यहाँ पे सुख प्राप्त। अब इसका अर्थ निकालेंगे हम अपने उससे। सुख प्राप्त को हम अलग अलग विग्रह करते हैं तो सुखम प्राप्त। सुखम में कौन सी विभक्ति आई? द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो अब इसको विग्रह करा हमने सुखम प्राप्त। सुख प्राप्त ये उदाहरण है आपका द्वितीय का। अब इसमें कैसे आया? द्वितीय आई सुखम प्राप्त, सुख को प्राप्त। को यहाँ पर छिपा हुआ है, इसलिए क्या है इसमें पहले बताया था कर्ता ने कर्म को, जहाँ कर्म को होगा वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। सुखम प्राप्त यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्राप्त प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो सुख को प्राप्त। अब दूसरा है ग्राम गतः। तो अब इसका हम तोड़ेंगे इसको, ग्रामम गतः, स्पष्ट हो गया। ग्राम गतः गांव को गया, तो को भी छुपा हुआ है इसमें। ग्रामम द्वितीय विभक्ति एक वचन, गतः गांव को गया है, गांव को गया। स्पष्ट हो गया आपको। जहां पर को चिन्ह मतलब द्वितीय का लोप होगा प्रथम पद में, वहां द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। और शित अतित पतित इन शब्दों के साथ क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का आभास हमें हो जाता है कि द्वितीय तत्पुरुष समास यहाँ पर निहित है। जिन शब्दों के अंत में ये शब्द आएंगे, तो आप सुविधा के लिए इस सूत्र को याद कर सकते हैं कि आपको याद हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तृतीय तत्पुरुष समास, जहाँ सामासिक पद के पूर्व पद में तृतीया का लोप होता है। सामासिक पद है हमारा और उसमें तृतीया का लोप हो गया, तो वहां पर क्या होगा? तृतीय तत्पुरुष समास होता है। इसका सूत्र है, ये है पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणी, इनके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, तृतीय तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। पहले पद में शब्द होगा, उसमें तृतीय का लोप होगा और वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा है। अब यहाँ देख लीजिए, एक बार यहाँ देख लीजिए, धनहीनः। अब हमें देखना है धनेन, धनहीनः किससे हीन? से के अर्थ में बताया था आपको कि तृतीया आती है और यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास का प्रयोग है। धनेन हीनः, धन से हीन। शरणाहतः, शराहतः, शरेण आहतः मतलब बाण से भीदा हुआ, बाण से घायल। नख भिन्नः, नखई भिन्नः। अब नख जो है एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर क्या है? तृतीय तत्पुरुष समास है। अब जैसे आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, इसे देख लीजिए, एक बार तोड़ के दिखा देते हैं। धनहीनः पद हो गया आपका। अब धनहीन, तो हमने अब इसको ग्रह करना है हमें, तो धनेन हीनः, धन से हीन। स्पष्ट हो गया। और तृतीयांत शब्दों के बाद जो पूर्व सदृश सम मिश्र कलह निपुण आदि शब्दों के साथ क्या होता है? तृतीय तत्पुरुष समास होता है। कि जहां प्रथम शब्द में तृतीया का लोप हो जाता है और उसके बाद ये सारे शब्द आते हैं, वहां पर क्या होता है? तृतीय तत्पुरुष समास होता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष समास, जब सामासिक पद के पूर्व पद में चतुर्थी का लोप होता है तो वहां चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अब इसका भी इन्होंने सूत्र दिया है, ये आपका सूत्र है चतुर्थी का। क्या है इसमें? तदार्थ बलि हित सुख रक्षितै। इन शब्दों के साथ जब पहले शब्द के बाद ये शब्द आते हैं तो वहां पर क्या होगा? चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। कैसे होता है? पद देखिए आप। भूत बलि, तो ये भूत बलि, इसका विग्रह कीजिए भूतेभ्यः बलि। अब राम के शब्द चला लीजिए आप। राम है रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामै ही, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। तद्वत् उसी के समान चलेंगे। भूतेभ्यः, भूतेभ्यः चतुर्थ विभक्ति बहुवचन का रूप है और बलि भूते भूतों के लिए बलि। यहाँ देख लीजिए आप, चतुर्थी का उदाहरण है पुत्र हितम, सॉरी पुत्र हितम।
अगर हम इसे तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, चतुर्थी पुत्र के लिए, पुत्राय हितम। रूप आपको स्मरण होंगे तो ही ये स्पष्ट होगा। पुत्राय हितम, रामाय चतुर्थी भक्ति एक वचन, तद्वत उसी के समान चलेंगे, पुत्राय हितम। धन कामना, इसका विग्रह करेंगे, धनाय कामना, धन के लिए इच्छा। आज के संसार में तो सभी को धन की इच्छा है, तो धन कामना बहुत अच्छा विग्रह बताया है, समासिक पद बताया है। तो ये आपके उदाहरण हैं, भूत बलि ही पुत्र हितम धन कामना। जब चतुर्थ्यांत शब्दों का बलि, हित, सुख, रक्षित आदि शब्दों के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, कि जहां सामासिक पद में चतुर्थी का लोप हो जाता है प्रथम पद में, तो वहां पर क्या होता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। और इन के साथ क्या आती है, आपकी चतुर्थी तत्पुरुष समास का होता है। अब ये देखिए आप, चतुर्थी तक हुआ हमारा पंचमी तत्पुरुष समास से पृथकीकरण, जहां अलग होगा वहां पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जब सामासिक पद के पूर्व पद में पंचमी का लोप होता है, मतलब वो दिखाई नहीं देती है, तो वहां पंचमी तत्पुरुष समास होता है, वहां पंचमी तत्पुरुष समास होता है। पंचमी भये, पंचमी का सूत्र है ये, पंचमी भयेन भय भीत भीति भी रीतिवाच्यम। जहां पहले पद के बाद ये सारे शब्द आएंगे वहां क्या होगा, पंचमी तत्पुरुष समास होगा। कैसे, सर्प भीतः। अब इसे तोड़ लेंगे, इसका विग्रह करते हैं, तो क्या आ जाता है आपका, सर्पात भीतः, सांप से डरा हुआ, सर्प भीतः स्पष्टम, सर्पात भीतः। तो ये क्या हुआ हमारा पंचमी, किससे डरे हम, सांप से डरे। और धर्म भ्रष्टः तद्वत्, धर्मात् भ्रष्टः, पंचमी का रूप चलाते हैं फिर से, रामः रामो रामः रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्य रामात्, धर्मात् पंचमी भक्ति एक वचन, सर्पात् पंचमी भक्ति एक वचन। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर क्या है, पंचमी तत्पुरुष समास है। ऐसे ही यहाँ ही देख लीजिए आप, दूरादागतः, दूरात आगतः, पंचमी भक्ति एक वचन, दूर से आया हुआ। अब यहाँ देखिए आप षष्ठी, अब षष्ठी को कैसे पहचानेंगे, वहां वो कहते हैं कि से षष्ठी, जहां से जहां पर कुछ भी नहीं होता, अन्य विभक्तियां नहीं होती, वहां क्या होती है, षष्ठी भक्ति होती है। तो वहां पर क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे, कि मेरा, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा सखा, जहां पर संबंध दर्शाया जाता है वहां पर संबंध वाचक होता है षष्ठी तत्पुरुष समास। जहां पर हमारा संबंध होगा वहां पर षष्ठी का प्रयोग करते हैं। आपने कारकों में ये पढ़ा। इसी के साथ यहाँ पर भी कि जहां पर षष्ठी का लोप हो जाता है, अब षष्ठी होती कहाँ है, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, का, की, के, रा, री, रे, मेरा, मेरे, इस तरीके में षष्ठी होती है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। षष्ठी कौमुदी ये आपका सूत्र है, अष्टाध्यायी से लिया हुआ है कि षष्ठी यहाँ पर होती है जहाँ पर संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सामासिक पद होता है जहाँ पर। तो ये आप देख लीजिए, राजदंडः, राज्ञः दंडः। अब ये राजन के रूप चलते हैं, नकारांत, तो ऐसे चलेंगे, राज्ञः दंडः, राजा का दंड। अब दूसरा यहाँ देख लीजिए आप, पंचमी का, षष्ठी का, ये पंचमी का था पहले, अब ये षष्ठी का देखिए आप, स्वर्ग फलम। अब इसका अर्थ निकालेंगे हम, तो स्वर्गस्य फलम, अपने आप स्पष्ट हो जा रहा है, तो इसका विग्रह कर देंगे उसी तरीके से, स्वर्गस्य
फलम, स्वर्ग का फल। स्पष्ट हो गया ये आपको, स्वर्ग का फल। अब है आपका देव पूजा शब्द है, इसमें देवस्य पूजा, देवस्य पूजा देवता की पूजा। अब किसी की भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर हरि पूजा, हरेह पूजा, एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए, कोई बात नहीं, हरि पूजा, तो इसको हम तोड़ देंगे हरेह पूजा। जब आप इकारांत, उकारांत, ऋकारांत सारे शब्दों का शब्द रूप प्रयोग करेंगे तो ये आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और शब्द रूपों को याद करना बहुत ही आवश्यक है। संस्कृत में हरि पूजा, हरेह पूजा, इनके रूप चलते हैं, इकारांत हैं, अकारांत, आकारांत, इकारांत, ऋकारांत, ये सब सारे क्या हैं, हमारे शब्द रूप हैं जो कि अलग अलग प्रकार से चलते हैं। अब आपका आता है सप्तमी तत्पुरुष समास, जब सामासिक पद के पूर्व पद में सप्तमी का लोप होता है। अब आपको पूर्व ज्ञान करा देते हैं पहले, सप्तमी का लोप, सप्तमी है क्या चीज, जहां पर मैं पर अधिकरण, अधिकरण माने जिस पर जो हमारा आधार होता है, मैं किस पर खड़ी हूं, जमीन पर, मैं ये किस पर रखा है, मेज पर, तो जहां मैं पर आता है वहां पर सप्तमी होती है, जो और शाब्दिक अर्थ लेंगे हम, और जिसमें जिस सामासिक पद के पूर्व में सप्तमी का लोप होता है वहां सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। अब सप्तमी का सूत्र है सप्तमी षण्डेह, मतलब कुशलता आदि, प्रवीणता, कुशलता, निपुणता, इनमें भी क्या होती है सप्तमी। इसके विभक्ति सूत्र आपने पढ़े होंगे, तो उसमें है कि जहां कुशलता, प्रवीणता हमें दिखानी है, जैसे कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। जब हम किसी को एक विशेषता से युक्त करते हैं तो वहां सप्तमी का प्रयोग होता है। अब इन्होंने बताया यहाँ विद्या कुशलः, सप्तमी का उदाहरण देख लीजिए आप, विद्या कुशलः। अब इसका अर्थ निकालिए आप खुद ही, आपको पता चलेगा। विद्या कुशलः, विद्या में कुशल, तो अब हमारे रूप चलते हैं, तो विद्यायाम कुशलः, विद्या में कुशल, विद्या में योग्य या निपुण। शास्त्र निपुणः, शास्त्र निपुणः। अब इसे हम विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा, शास्त्र तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं हमारे, शास्त्रेषु निपुणः, शास्त्रों में निपुण। तो मैं, जहां पर मैं पर इनका अर्थ स्पष्ट हो और ये सारे शब्द हों, कुशल, निपुण, प्रवीण, इनके साथ सप्तमी का प्रयोग होता है। जलमग्नः, जले मग्नः, जल में डूबा हुआ। तो जहां पर मैं का उदाहरण, मैं का अर्थ स्पष्ट होता है वहां सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। इसी के साथ ये मैंने अभ्यास कार्य दिया है आप लोगों को, आप इसे करिएगा, इसमें स्पष्ट हो जाएंगे सारे समास, सारे द्वितीया से लेकर सप्तमी तक जो मैंने अभी पढ़ाया उसका पूर्ण अभ्यास इसमें निहित है। आप सभी करिए, आशा है आपको बहुत अच्छा लगा हो। धन्यवाद।